तो अपने पढ़ रहे थे संविदा विधि, जिसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसके अंदर आता है 1963 का, वो भी इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके इंसेंशियल्स क्या हैं। अब जो इसके तत्व थे इंसेंशियल्स, ठीक है, आवश्यक तत्व, उन पर एक एक आप कह सकते हो एक एक पर फुल नोट आता है। ठीक है, जैसे प्रपोजल क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है, इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, फ्री कंसेंट क्या होती है, ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है, तो आगे इनको आगे एक्सप्लेन किया गया है बड़े क्वेश्चनों के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, जैसे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा। कम्युनिकेशन पर भी आ सकता है, कौन सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये भी आ सकता है। क्या माइनर है या नहीं, ये भी आ सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन पर एक क्वेश्चन आता है। और ऐसे ही जो वॉइड डिक्लेयर किए गए कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कौन से हैं, एग्रीमेंट कौन से हैं, ठीक है, उन पर भी एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो अपने छोटे छोटे पढ़े थे यार, आगे चल के इन पर बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला इसके अंदर टॉपिक यही है, प्रपोजल। शुरुआत कहां से होती है? प्रपोजल से। किसी भी एग्रीमेंट की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग, वो प्रपोजल से होती है। ठीक है, ये ऑफर का प्राइवेसी है। प्रस्ताव को प्रस्तावना मतलब प्रपोजल कहा जाता है, प्रस्तावना भी कह सकते हैं, प्रस्ताव, प्रस्तावना। भी मैं आपके सामने कोई प्रपोजल रख रहा हूं, भाई साहब मैं ये करना चाहता हूं कि आप इस पर सहमत हो, तो ये क्या है? ये प्रपोजल है। प्रस्ताव किसी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप है। ठीक है, और इसी से स्वीकृति का उद्भव होता है। प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनता है? एक प्रॉमिस, एक करार। जैसे मैंने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा कि आप मेरे साथ चाय पियोगे, आपने कहा ठीक है, स्वीकार है, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टी। प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2A के अंदर। कहते जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, मतलब एक पर्सन किसी काम को करने की उसकी जो मतलब दूसरे व्यक्ति से जो इच्छा है, या ना करने, प्रवृत्त रहने की जो अपनी उसकी रजामंदी है, इच्छा है, वो किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है। मतलब अगले किसी व्यक्ति के सामने इस इरादे से रखता है कि वो ऐसे एक्ट के प्रति उस अन्य की अनुमति प्राप्त कर सके। भाई उसकी प्रपोजल रखने वाले की इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? कि दूसरा व्यक्ति जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है, ठीक है, वो इसको स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रपोजल। ठीक है, पॉलक ने क्या कहा है? प्रपोजल से मीनिंग किसी व्यक्ति द्वारा किसी करार का एक पक्षकार बनने की इच्छा व्यक्त करता। मैं आपके सामने प्रपोजल रखता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता हूं, अगर आप स्वीकार करो तो मेरी इच्छा है कि मैं एक पार्टी बनना चाहता हूं आपके साथ। प्रपोजल किसी एक्ट को करने या ना करने का वचन होता है। ठीक है, ये नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव, कुछ करने या ना करने। तो सीधी सी बात है, प्रपोजल क्या है? भी किसी अन्य व्यक्ति से इच्छा या उसकी रजामंदी, मतलब अपनी रजामंदी प्रकट करता है किसी अन्य व्यक्ति के सामने। ठीक है, ये इच्छा किसके लिए होती है? कोई एक्ट करने या ना करने के लिए। और ऐसी इच्छा अथवा रजामंदी का ऑब्जेक्ट क्या है? भी क्यों आप प्रपोजल रख रहे हो? सीधी सी बात है, जो दूसरा व्यक्ति जिसके सामने आपने प्रपोजल रखा, उसकी सहमति लेना चाहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपना एक मतलब अपनी एक गाड़ी, ठीक है, 1 लाख में या 70,000 रुपए में बेचना चाहता है। इसी उद्देश्य से जो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? कि दूसरा व्यक्ति सहमत हो जाए 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए। इसको ही प्रपोजल कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मोबाइल है, मैं इसको 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं,
मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा, मेरा इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कंसेंट, सहमति, सम्मति जिसको कहा जाता है, अनुमति, परमिशन लेना। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके एसेंशियल क्या है, आवश्यक तत्व क्या है। तो देखो, प्रपोजल के अंदर दो पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी का होना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, एक तो व्यक्ति वो जो अपनी इच्छा किसी व्यक्ति के सामने रख रहा है, ठीक है, और दूसरा वो जिसके सामने रखी जा रही है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है पहली पार्टी का प्रपोजल रखने के पीछे, ऑब्जेक्ट यह है कि दूसरा व्यक्ति अपनी कंसेंट दे दे। ठीक है, और दूसरी चीज, प्रस्ताव का किसी एक्ट को करने या ना करने के लिए होना, भी ये नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव। मैं कहता हूं कि आप मेरे लिए ये काम करोगे, कबूल करो, तो आप कबूल कर लेते हो तो मतलब हो गया एग्रीमेंट। ये नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, मैं कहता कि ये काम आप नहीं करोगे, करो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपकी गुडविल खरीद ली, ठीक है, और मैं कहता हूं कि इसी नाम से आप ये सेम बिजनेस नहीं करोगे क्योंकि मैं गुडविल खरीद चुका हूं, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो आप कबूल कर लेते हो तो हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, ना करने के लिए भी हो सकता है। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट का प्रपोजल का ऑब्जेक्ट क्या है। सीधी सी बात है, जिसके सामने रखा जा रहा है प्रपोजल, उसकी परमिशन लेना, उसकी अनुमति लेना। ठीक है, तो माना जाएगा। उसके बाद है, जो प्रपोजल है वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, निश्चित, जहां पर मतलब क्लियर कट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल आपको 5 या 6 हजार रुपये में बेचना चाहता हूं, तो क्या सर्टेन है? क्या नहीं है, क्योंकि कितने में, 5 या 6। मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 बोरी अनाज की पड़ी है, मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो भैया अब अनाज कौन सा, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या उसका रेट और प्राइस है, वो बताना पड़ेगा। तो निश्चित होना चाहिए प्रपोजल। ठीक है, और 5वीं बात वेरी स्पेशल, क्या कि प्रपोजल का विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। भी उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल लाइबिलिटी, दायित्व आप कह सकते हो, राइट एंड ऑब्लिगेशन पैदा करने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा कि आप मेरे घर पर आइए शाम को चाय पर। ठीक है, तो आपने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, और मैंने शाम को तैयारी कर ली। ठीक है, नाश्ता वगैरह ये मंगवा लिया सारा कुछ। ठीक है, पूरा इंतजाम है, लेकिन आप नहीं आए, आपने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है, सीधी सी बात है। तो क्या ये माना जाएगा, ठीक है, कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पैदा करना इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, ये ऑब्जेक्ट नहीं था। जैसे वेलफोर वर्सेस वेलफोर एक केस था, इसमें जो पति था वो श्रीलंका के अंदर बिजनेस करता था, पत्नी इंग्लैंड में रहती थी। पति ने अपनी पत्नी को ये प्रॉमिस किया कि जब तक वह मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड में रहेगी, मतलब जब तक उसका ट्रीटमेंट यहां इंग्लैंड में चलता रहेगा, ठीक है, तब तक वो एक मतलब धनराशि, एक अमाउंट, एक खर्चा उसको भेजता रहेगा। ठीक है, तब तक वो खर्चा उसको भेजता रहेगा। ठीक है, तो ये एक क्या था, एक प्रॉमिस था। इसका ऑब्जेक्ट था कि क्रिएशन ऑफ लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं। सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, ये प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इस प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट नहीं था कि वो लीगल, आप कह सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन पैदा करे, कोई लीगल ऑब्लिगेशन पैदा करे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है प्रस्ताव का संसूचित किया जाना, कम्युनिकेट भी वहां तक पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, तो प्रपोजल के लिए जरूरी है कि उसे प्रतिग्रहिता को
आप कह सकते हो विदिता संसूचित किया जाए, संसूचित किया जाए। संसूचित मतलब वहां तक पहुंचना भी चाहिए। ये ओरली हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जैसे ओरली आपने मेरे सामने कोई प्रपोजल रखा और मैं उसको आप कह सकते हो कि उसी समय आपका जवाब दे देता हूं तो हो गया कंप्लीट। ओरली क्या है, प्रपोजल उसी समय पहुंच जाता है। अब बाय रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न कैसे, मैंने कोई लेटर लिख दिया या कोई तार है या कुछ ऐसा, ठीक है। टेलीफोन द्वारा भी हो सकता है, भी मैंने यहां से बोला कि मैं आपका अनाज मतलब गेहूं खरीदना चाहता हूं 10 बोरी, ठीक है, तो क्या रेट और प्राइस है बताइए। या मैं कहता हूं कि 1000 रुपये में मैं आपकी 10 बोरी खरीदना चाहता हूं, ठीक है। तो ये वहां तक पहुंचा तो कम्युनिकेट हो गया। भी कोई भी माध्यम हो सकता है, फैक्स है, टेलीफोन है, डाक है, ओरली तो आमने सामने, ठीक है, ओरली तो आमने सामने, ये हो गया। और जो प्रपोजल के अंदर कंडीशंस होती है, शर्तें रखी जाती है, वो ऐसी होनी चाहिए क्लियर कट, जिनको पढ़ा जा सके, जिसको देखा जा सके, ठीक है। जैसे कि मान लो भी आप लॉन्ड्री के अंदर अपने कपड़े देते धुलवाने के लिए या प्रेस करवाने के लिए या कुछ भी, अब उसके वो पर्ची देता, उसके बाद पीछे बहुत बारीक लिखा होता है, कपड़ा गुम हो गया, फट गया तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ये वो फलाना ये। तो देखो उनको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब एक प्रूडेंट, एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो क्या वो शर्तें लागू होंगी? नहीं होगी, नहीं होगी। जैसे बहुत बारीक लिखा होता है किसी टिकट के पीछे, या जो जिसको एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, तो कोई सारी कंडीशन लागू होगी? नहीं। जिनको पढ़ा जा सके ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, रीड किया जा सके, समझा जा सके। हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। तो कंडीशन जो होती है प्रपोजल के अंदर वो दिखनी चाहिए, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति पढ़ सके। अब उसके बाद चीज आती है कि प्रपोजल आप कह सकते हो दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट। जो जनरल होता है वो सभी के लिए होता है, ठीक है, सभी के लिए, सामान्य सभी के लिए, जो उसकी कंडीशन को पूरा करेगा वो पार्टी बन जाएगा। एक होता है स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए, जैसे राम सिंह, श्याम सिंह, पार्टी का नाम बता दिया, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ये कोई भी, जैसे उत्कर्ष है, ठीक है, मैं नाम लेकर कहता हूं कि उत्कर्ष मैं आपको अपनी साइकिल बेचना चाहता हूं 500 रुपए में, तो ये किसके लिए प्रपोजल? सिर्फ उत्कर्ष के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से। अगर मैं ये बात कहता हूं कि भैया देखो मैं अपनी 500 रुपए में साइकिल बेचना चाहता हूं, कोई खरीदने के लिए तैयार है या, तो ये क्या है? जनरल, क्योंकि आप इतने बंदे हो, कोई भी राजी हो सकता है, जो होगा पहले वो पार्टी बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन आप कह सकते हो जनरल और स्पेसिफिक में, ठीक है। जैसे केस आया था, काफी इंपॉर्टेंट केस है, कार्लिन बनाम कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिन, ठीक है। इसमें क्या था, एक कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी थी, ठीक है, वो एक आप कह सकते हो खांसी, जिसको कहा जाता है इन्फ्लुएंजा, एक बीमारी, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए एक दवाई बनाने का काम करती थी। उसने एक न्यूज़पेपर के अंदर ये ऐड दिया, जैसे होता ना, जैसे प्रमोशन के लिए कुछ भी करने के लिए भी, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कि हमारी ये दवाई है और इसको ऐसे ऐसे करके, मतलब सब एक महीने, एक हफ्ते में, ठीक है भाई, आप ऐसे ऐसे पीजिए 3 बार, ठीक है, और उसको ये बीमारी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता कि वो बंदा ठीक ना हो, ऐसा करने पर भी, तो 100 पाउंड उसको इनाम की राशि मिलेगी। अब वादी श्रीमती कार्लिन, उसने क्या किया, भी जैसे कंपनी ने डायरेक्शन दे रखी थी निर्देशानुसार, उसने उस दवाई का सेवन किया, ठीक है, फिर भी उसको वो बीमारी हो गई। अब कार्लिन ने कंपनी के विरुद्ध 100 पाउंड की राशि का जो पुरस्कार है उसको प्राप्त करने का वाद संसित किया, ठीक है। पहले वो कंपनी में गई होगी, उसको नहीं दिया उन्होंने पैसा, बाद में उसने केस कर दिया,
ठीक है। और कंपनी की ओर से ये कहा गया जवाब के अंदर कि साहब भी इसके सामने तो हमने प्रपोजल रखा ही नहीं था, इसको तो हम जानते नहीं कौन है कार्य, इसके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सीधी सी बात है, इसके सामने हमने कोई प्रपोजल नहीं रखा। ठीक है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि आपका जो प्रपोजल है वो क्या था, ठीक है, कि वो प्रपोजल क्या था, जनरल था। ठीक है। और सीधी सी बात है वो सभी के लिए है, सभी जनता के लिए है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन को पूरा करता है तो वो पार्टी बन जाएगा, और वो लेडीज मतलब वो पार्टी इनाम लेने की हकदार। तो इस केस में कहा गया। एक और भी केस था जिसके अंदर मतलब एक सेठ का बच्चा गुम हो जाता है, एक उसका आप कह सकते हो क्लीग नहीं, उसका एक सर्वेंट। हाँ जी, हाँ। तो उसमें क्या है कि हाँ, तो उसमें एक सेठ था और एक शायद एक दो केस आए थे ऐसे। एक तो ये है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। इसमें क्या, हाँ गौरी दत्त वाला भी था, हाँ गौरी दत्त वाला भी था। वो सेठ का बच्चा गुम हो गया और वो क्या घूमने, उसका जो मुंशी था जो भी था, उसके बाद उसने अनाउंसमेंट कर दी कि जो मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको इतने पैसे इनाम की मिलेगी। लेकिन जब उसको उसने बच्चे को ढूंढा, उस समय उसको नॉलेज नहीं थी इस पर इनाम है, उसने आकर दे दिया बच्चा वापस। बाद में पता चला कि बच्चे पर इनाम था। ठीक है। तो देखो कोर्ट ने कहा कि सीधी सी बात है उसको नॉलेज भी होनी चाहिए प्रस्ताव की। भाई सीधी सी बात है, जो पार्टी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसको नॉलेज भी होनी चाहिए प्रपोजल की। ये नहीं कि बाद में पता चले कि प्रपोजल था। जिस समय प्रपोजल के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, उसकी कंडीशन को फुलफिल किया जाता है, उस समय एक्सेप्टर जो पार्टी मानी जाती है उसको प्रपोजल की नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रपोजल, प्रस्ताव। ठीक है। और प्रपोजल के इनविटेशन, मतलब इनविटेशन टू ऑफर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे कि कई चीजें आपको दिखाई देती है एज ए प्रपोजल, लेकिन वो प्रपोजल नहीं होती, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो, वहां टैग लगा हुआ है जीन्स पैंट 99 रुपीस में या 500 में या कुछ भी। ठीक है। तो आप पैंट उतारते हो और कहते हो कि ये पैक कर दो साहब, मैंने कबूल कर लिया है, 500 रुपए यहाँ टैग लगा हुआ है, रेट लिस्ट है, तो ये लो 500 रुपए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कर दो पैक। तो क्या वो बाइंडिंग है आपको वो पैंट उसने इतने पैसे में देने के लिए? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये इनविटेशन टू ऑफर है। हाँ, जो रेट लिस्ट होती है, ठीक है, जैसे रेट लिस्ट होती है या नीलामी का विज्ञापन होता है, ठीक है, टेंडर होता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, तो ये इनविटेशन होता है बुलाने के लिए, ये आमंत्रण है, आइए हमारे पास आइए, ठीक है, देखकर और अपना प्रपोजल रखिए, उसके बाद हम एक्सेप्ट करें या ना करें हमारी मर्जी। ठीक है। जैसे कोई आपने रेट लिस्ट देखी हुई आपको मिली, आप जाते हो कि साहब कर दो पैक, कबूल कर लिया, देने के लिए वो बाध्य है क्या उसी रेट पर? नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है। तो पहले जाकर उनसे ये पूछिए, ये अपना प्रपोजल रखिए कि साहब ये आपकी पैंट है और ये यहां टंगी हुई थी, इस पर ये देखो रेट लिखा हुआ है इतना, क्या इतने में मैं खरीद सकता हूं क्या? तो पहले प्रपोजल कीजिए। हाँ, वो दूसरी बात, वो अब एक्सेप्ट करे या ना करे उनकी मर्जी। तो ये प्रपोजल नहीं होते, ये इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। भी आइए, आमंत्रण है, एक आमंत्रण दिया है आने के लिए। कम्युनिकेशन तो आगे आएगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि पहुंचे। जैसे मैंने प्रपोजल रखा आपके सामने, तो वो कम्युनिकेट भी होना चाहिए, वहां तक पहुंचना भी चाहिए।
तो जब तक नहीं पहुंचता वो कंप्लीट कहां से। मैंने लेटर लिखा, ठीक है, आपको उसमें प्रपोजल लिखा अपना, अब वो मैंने भेज दिया आपको, वो कम्युनिकेट हो रहा है, कब होगा, जब आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैंने कोई प्रपोजल आपको टेलीफोन पर मैं कर रहा हूं, ठीक है, कोई प्रस्ताव रख रहा हूं आपके सामने, अब वो बात आपके कान में सुनेगी तब वो कंप्लीट मानी जाएगी कि हाँ वहां तक पहुंच गया। हाँ बीच में हवाई जहाज आ गया, उसकी आवाज आ गई, तो फिर क्या कम्युनिकेट हुआ, नहीं हुआ। तो ये है, तो प्रपोजल एंड इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस है। प्रपोजल और इनविटेशन टू ऑफर ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, अलग अलग बातें हैं। क्लियर हो गया? प्रपोजल क्या होता है, इसके क्या इंटेंशन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब बारी आती है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस क्या होता है? सीधी सी बात है, जो प्रपोजल रखा गया है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हो, वो एक्सेप्टेंस है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंदर, ठीक है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कब होता है, जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए। जैसे जैसे एक आपको क्वेश्चन भी आता है ना कि एक बारूद से भरी हुई गाड़ी है, उसके अंदर जो काम एक माचिस की तीली का है वही काम सेम एक्सेप्टेंस का है। अगर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया तो पार्टी मुकर नहीं सकती। जैसे मैंने आपके सामने अभी प्रपोजल रखा, ये मेरा चश्मा है, ये 1000 रुपए में बेचने को तैयार हूं। आपने कहा हाँ मुझे तैयार, मैं तैयार, स्वीकार कर लिया। तो जैसे आपने बोला और वो मेरे तक पहुंच गया, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट मतलब बारूद की गाड़ी में तीली चली गई, ब्लास्ट हो गया, अब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार बन गए। कोई पार्टी अब मुकर नहीं सकता, ठीक है, कोई भी मुकर नहीं सकती। तो जब तक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ना मिल जाए तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं रहता, मीनिंगलेस है। प्रपोजल स्वीकार कर ली जाने पर वो एक प्रॉमिस बन जाता है, और प्लस कंसीडरेशन हो जाए तो वो एक करार बन जाता है, एग्रीमेंट बन गया। देखो प्रपोजल एक्सेप्टेंस के साथ मिला, ठीक है, मतलब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिली तो क्या हो गया, एक प्रकार का प्रॉमिस, ठीक है। अब उसके साथ कंसीडरेशन हो गया तो वो बन गया एग्रीमेंट, प्लस और क्या हो गया, लॉ द्वारा प्रवर्तनीय हो गया, इनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। वैसे स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ते हैं। तो प्रपोजल क्या है, सेक्शन 2B के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रपोजल की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहित एक्सेप्ट हुई समझी जाती है। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, वे अपनी सहमति दे दी, the proposal is said to be accepted। मतलब प्रपोजल में जो भी कंडीशंस हैं उसके प्रति प्रस्ताव की जो इच्छा के अनुसार जो भी उसने चाहा है, शब्दों द्वारा, बाय वर्ड्स, बाय कंडक्ट भी हो सकती है, सहमति एक्सप्रेस करना, अपनी रजामंदी एक्सप्रेस करना, यही कंसेंट है, यही सहमति है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बाय ये शब्दों द्वारा भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है। जैसे ये मेरा चश्मा पड़ा है, मैंने कहा कि ये मैं 500 रुपए में दे रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो ले जाओ, तो आपने कुछ बोला नहीं लेकिन उठाया और चल दिया, तो बाय कंडक्ट होगी ना सहमति, बाय कंडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और कंसेंट आप कह सकते हो, एक्सेप्टेंस एक ही बात। एक्सेप्टेंस क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो दोनों पार्टियों के बीच में लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस पैदा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक्सेप्टेंस के इंटेंशंस क्या है, आवश्यक तत्व क्या है। तो पहली कंडीशन, पहली शर्त, ये विदाउट कंडीशन होना चाहिए। जैसा प्रपोजल आया उसको वैसे एक्सेप्ट करो, उसके अंदर किंतु परंतु या प्लस माइनस नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा,
ठीक है। अब आपने कहा कि आप अपनी साइकिल 500 रुपए में बेचना चाहते हो, ये प्रपोजल आपने मेरे सामने रखा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि 500 रुपए तो ज्यादा है, मैं 450 रुपए में या 400 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? तो ये क्या है? काउंटर, वेरी गुड, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर, आमने सामने। आपने प्रपोजल रखा कि 500 रुपए में मैं बेचना चाहता हूं, और मैंने उसके अंदर कोई प्लस माइनस कर दिया और कहा कि 450 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो ये काउंटर ऑफर है। इधर से भी प्रस्ताव चला गया, अब आप उसको कबूल करें या ना करें 450 रुपए, वो आपकी मर्जी है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। विदाउट कंडीशन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जैसे आया है प्रपोजल वैसे ही अपनी सहमति दें, वही कंडीशन पर, उसमें ना कि कोई चेंज चूंज करें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है सेकंड, स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो एक्सेप्टर है उसको प्रपोजल की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। वह उसी व्यक्ति द्वारा दी जाए जिसे प्रपोजल किया गया है, पहली चीज। और ऐसी एक्सेप्टेंस देते समय उसको नॉलेज होनी चाहिए प्रस्ताव की, प्रपोजल की। जैसे वो एक केस था ना, बच्चा गुम हो गया, तो उसमें जो व्यक्ति ढूंढ रहा था उसको ये नहीं पता था इस पर इनाम है, ठीक है। कहते कि एट द टाइम ऑफ, जब वो उस प्रपोजल को कंप्लीट कर रहा था, तब जब मतलब बच्चा उसको मिल गया था या बच्चा उसको मिला, उस समय क्या उसको प्रपोजल की नॉलेज थी? नहीं थी। किस पर इनाम है या नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर क्या वो इनाम ले सकता है? नहीं। फिर ये नहीं कह सकते कि इन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि जो बच्चा ढूंढेगा वो इनाम का हकदार होगा और मैंने पूरा कर दिया। मतलब एक्सेप्टर को, ठीक है, एक्सेप्टेंस देते समय प्रपोजल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज है एक्सेप्टेंस का विहित रीति में किया जाना। विहित रीति क्या है? अगर मान लो प्रपोजल करने वाला ये चाहता है कि एक्सेप्टेंस बाय लेटर दी जाए, तो तार द्वारा दी जानी चाहिए, ठीक है। जहां ऐसी रीति विहित ना हो वहां वह प्राइट और रीजनेबल रीति से की जानी चाहिए, जैसा उसने कहा। अगर ना हो सके तो जो भी रीजनेबल आपको लगता है वो आप कर सकते हो, रीजनेबल टाइम के अंदर दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है। और ऐसा तब अपेक्षित है, जरूरी है, जब स्वीकृति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं हो, मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास किन्नू की फसल है और मैंने कह दिया कि 2 दिन के अंदर आप अगर खरीदना चाहते हो तो बोल दो, तो 2 दिन का टाइम है और आप मुझे लेटर लिखो या टेलीफोन करो, जो भी 2 दिन के अंदर रीजनेबल आपको लगता है, तो ऐसे भी हो सकती है एक्सेप्टेंस। या फिर मान लो भी मैंने ये कहा कि मेरे पास किन्नू की फसल है, मैं बेचना चाहता हूं। किन्नू मतलब ऑरेंज, संतरा, ठीक है। संतरा अलग होता है, किन्नू अलग होता है वैसे तो, मान लो, ठीक है। तो अब मैंने टाइम नहीं बताया, मैंने कहा अगर मेरे पास किन्नू की फसल तैयार पड़ी है, अगर आपको खरीदनी है तो बताइए। अब मैंने टाइम नहीं बताया, ठीक है। अब आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी अभी तक, ठीक है। टाइम निकल गया, महीना निकला, 2 महीने, तो किन्नू तो मैं आपका वेट थोड़ा करता रहूंगा, वो तो 2-4 दिन के बाद ही खराब हो जाएंगे। तो मैंने फसल बेच दी। अब आप गर्मी में आते हो कि लाओ मेरी किन्नू, कि आपने प्रपोजल रखा था, ये रहा आपका लेटर, टाइम तो बता नहीं रखा आपने। अब मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे चाहिए किन्नू, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, लाइए, ऑब्लिगेशन पैदा हो गए, तो क्या होगा? नहीं होगा। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम देखा जाता है। एक फसल है खराब होने वाली है, तो उसका जो रीजनेबल टाइम है 1-2 दिन के अंदर बोलो आप, तो माना जाता है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस बाय, आप कह सकते हो शब्दों द्वारा, आचरण द्वारा शो की जा सकती है, की जानी चाहिए। किसी एक्ट के द्वारा या ओमिशन अथवा आचरण द्वारा शो किया जाना जरूरी है, ठीक है। बाय कंडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि शब्दों द्वारा क्या, कि आमने सामने बैठे हैं, मैंने कहा कि ये मेरा चश्मा है, खरीदना चाहते हो? अब बोल कर कह दो कि हाँ, यस, होगी एक्सेप्टेंस। बाय कंडक्ट क्या है कि आप
आपका कंडक्ट ऐसा है जिससे ये बात शो हो रही है कि आपको मेरा प्रपोजल स्वीकार है। मैंने कहा ये बुक है, ठीक है, 500 रुपए की है, चाहिए तो ले जाओ, 500 रुपए लगेंगे। आपने बुक उठाई, चल दिए, तो बाय कंडक्ट आपने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, ठीक है। बाय कंडक्ट भी हो सकता है, शब्दों द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेट, संसूचित किया जाना। कहते हैं कि एक्सेप्टेंस केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, वो प्रपोजल करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना भी चाहिए। उसका कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जब तक कि एक्सेप्टेंस पर जो प्रस्तावक है उसको संसूचित नहीं हो जाती, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, अर्थहीन है, ठीक है, अर्थहीन है। मतलब एक्सेप्टेंस वहां तक पहुंचनी भी चाहिए। जैसे मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं, मैंने कहा भी मेरे पास 10 बोरी अनाज की है, आप 1 बोरी इतने की है, ये गेहूं है, खरीदना चाहते हो। अब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, फोन पर कह रहे हो कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन जब आपने ये शब्द बोले उस समय बाहर से जोर से एक गाड़ी गुजरी जिसकी आवाज के कारण मुझे सुनाई नहीं दिया, तो ये क्या कम्युनिकेट हुआ? एक्सेप्टेंस का नहीं हुआ। पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब जैसे लेटर बाय लेटर होता है, तो लेटर आप लिखकर भेजो, जब वो पहुंच गया मेरे पास तब वो कंप्लीट मानी जाएगी एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते के दौरान की जानी चाहिए। जब तक वो प्रपोजल रहता है तब तक, ठीक है, जब तक वो वापस नहीं लिया जाता, ठीक है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव को वापस लेने अथवा उसके समाप्त होने से पहले जो प्रपोजल रखता है उसको उसकी सूचना दी जानी आवश्यक है। प्रस्ताव वापस ले लेने अथवा उसके खत्म हो जाने के बाद आप एक्सेप्टेंस देते हो, उसका कोई महत्व नहीं रहता। मैंने कहा कि मेरे पास ये 10 बोरी अनाज की पड़ी है, इतने रुपए में बेचना चाहता हूं, ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, क्या खरीदने के लिए तैयार हो? तो 2 दिन के अंदर बताइए। 2 दिन कंप्लीट हुए, आपने कुछ नहीं बोला, उसके बाद तीसरे दिन बोलते हो, तो क्या उस एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू है? नहीं, क्योंकि प्रपोजल अपने आप खत्म हो गया, 2 दिन का टाइम था, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मैं उस चीज को स्वीकार कर लूं, वो मेरी ऊपर है, ठीक है। अगर टाइम नहीं बताएगा तो रीजनेबल टाइम, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद साथ में पूछा जाता है कि जो प्रपोजल है उसके लिए एक्सेप्टेंस का उसकी वही वैल्यू है, वही महत्व है जो एक बारूद की गाड़ी में, एक बारूद की गाड़ी है भरी हुई बारूद से, उसके अंदर एक माचिस की, जलती हुई माचिस की तीली का होता है। तो बारूद की गाड़ी भरी हुई है, तो जैसे आप माचिस की जलती हुई तीली इसमें फेंकते हो तो क्या होगा? ब्लास्ट। क्या अब उस दुर्घटना को रोका जा सकता है कि पानी डाल दें साहब, इसको मैं मतलब विस्फोट होने से रोक लूंगा? नहीं रोका जा सकता। ऐसे एक बार आपने प्रपोजल के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या उसको वापस लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाते ही ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस, और दोनों पार्टी के बीच में लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस पैदा हो जाते हैं। संविदा कॉन्ट्रैक्ट का गठन हो जाता है। ना तो इसके बाद प्रपोजल को वापस लिया जा सकता है, ना ही एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है, जबकि स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव को कभी भी वापस लिया जा सकता है। भाई, जब प्रपोजल मैंने रखा आपके सामने, आपने एक्सेप्टेंस देकर अपने कंट्रोल से बाहर निकली, तब तक मैं अपने प्रपोजल को बाहर वापस ले सकता हूं। इसकी स्थिति ठीक वैसी है जैसी बारूद की गाड़ी और जलती हुई मतलब माचिस की तीली का, जलती हुई मतलब गाड़ी के अंदर आपने बारूद की गाड़ी के अंदर आपने जलती हुई तीली फेंक दी माचिस की, तो उसको रोक सकते हो? बचाया जा सकता है क्या? नहीं बचाया जा सकता। इसी तरह एक्सेप्टेंस मिलने के बाद प्रपोजल को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक वैसे जैसे एक बारूद की गाड़ी के अंदर आप जलती हुई माचिस की तीली फेंक देते हो, उसके बाद विस्फोट को नहीं रोका जा सकता। तो यही महत्व है एक्सेप्टेंस का प्रपोजल के प्रति। हाँ जी, क्लियर हुआ?
हाँ जी, ये था प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। जो भी आपकी लीगल ड्यूटी हो, कोई भी मान लो, किसी को मेंटेनेंस देना, भरण पोषण देना, कुछ भी आपका लीगल जो है, आपकी ड्यूटी है, उसको आप ब्रीच करते हो, तो देखो आपने कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन जो आपको करना चाहिए था आप उसको नहीं कर रहे, ठीक है, ड्यूटी का ब्रीच है, तो वो ओमिशन है। जिस काम को करने के लिए आप बाध्यकारी हो उसको नहीं करते, तो वो ओमिशन है। तो नॉर्मली क्राइम के अंदर यूज होता है एक्ट और ओमिशन। जैसे व्हाट इज क्राइम, जैसे सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना क्रिमिनल लॉ आईपीसी, तो उसमें शब्द आता है कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है। इसके अंदर वो सारे एक्ट आते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्लस ओमिशन भी इसके अंदर आता है। ओमिशन भी ऐसा आपने कोई कार्य किया है जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, लॉ कहता है कि नहीं करना, किसी को मारना, पीटना, या किसी की बॉडी, किसी की संपत्ति, किसी की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना, तो ये प्रोहिबिटेड है। या फिर और इसमें ओमिशन भी आता है। ओमिशन मतलब जिस काम को करने के लिए आप बाध्यकारी हो उसको नहीं करते, वो ओमिशन। लॉ, कार्य लॉ किसको कहा जाता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही। आपके दो टॉपिक हो गए, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ठीक है। पूछा जा सकता प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इसके इंटेंशन क्या है, क्या महत्व रखते हैं, तो ये पूछा जाता है। देख लेना कि जो इनमें से एक टॉपिक तो आता ही आता है, आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसके इंटेंशन। सेम, हाँ, ये देखो दो ये जोड़ा है, इनको इकट्ठा को करना चाहिए, तो थोड़ा डिफरेंस भी पता लग जाता है और साथ में हो भी जाते हैं। अब नेक्स्ट में अपने करेंगे कम्युनिकेशन, संसूचना। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा दिमागी कसरत आप कह सकते हो, लेकिन है आसान, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा दिमागी भी। प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, ठीक है, प्रपोजल करने वाले के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, कब उसको वापस लिया जा सकता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टर के अगेंस्ट वो कब कंप्लीट होगी, कब वो बाध्यकारी बनेगी। तो अलग अलग सिचुएशन है इसकी, अलग अलग स्टेप है कि कब प्रपोजल कंप्लीट हुआ, कब उसको वापस लिया जा सकता है, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है, कब तक उसको आप वापस ले सकते हो। ये है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमागी कसरत है, वो भी करेंगे। हाँ जी, ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जी, मंडे की मे भी हो सकती है, हाँ ठीक हो। हाँ मैं कोई नहीं, मैं पहले ही आप, वैसे तो संभावना नहीं है।